बनाते देखता रहता था, और मैं उसके पास बैठ करके घंटों घंटों ध्यान मग्न हो करके किस प्रकार वो चूड़ी बना रहा है इसको जो है देखा करता था। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़िया बनाता था, और लगभग जो है प्रतिदिन जो है अपनी दिनचर्या के अनुसार वो कितनी चूड़िया बनाता था, 5-6 चूड़ी जो है जोड़ी जो है चूड़ी बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलने पर चढ़ाकर, जब पूरा जोड़ा बन जाता था, 6 जोड़ी जो है बन जाता था, तो उसको बेलन पर चढ़ा करके उसको चुपचाप घंटों निहारा करता था। वो ध्यान से देखा करता था, और जैसे इस प्रकार देखता था जैसे कोई नववधु की कलाइयों को जो है लोग निहारते हैं। नववधु की कलाइयों को लोग क्यों निहारते हैं? नए नए जो है शादी भी होता है तो हाथ में मेहंदी लगा रहता है, चूड़ियाँ रहती हैं, गहने रहते हैं, तो बहुत सुंदर दिखता है। उसी प्रकार वो भी अपनी चूड़ियों को बना करके घंटों निहारा करता था। बदलू कौन था? बदलू जो है एक मनिहार था। यहाँ लेखक क्या बोल रहे हैं? बदलू एक मनिहार था। मनिहार किसको बोलते हैं? जो स्त्री प्रसाधन जो है श्रृंगार का सामान बनाते हैं या बेचते हैं, उसी का हम मनिहार करते हैं। बद्दू एक मनिहार था। चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। और चूड़ी बनाना उसका कैसा पेशा था? उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा किसे कहते हैं? पैतृक पेशा जो बाप दादा द्वारा किया जाने वाला कार्य जो है यहाँ पर आगे वाली पीढ़ी भी करे, उसे जो है पैतृक पेशा कहते हैं। तो बद्दू एक काम जो करता था, ये उसका पैतृक पेशा था। वो जो है इस कार्य को अपने बाप दादाओं द्वारा सीख करके किया करता था। वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। और यहाँ पर जो है बदलू के बारे में लेखक बोल रहे हैं कि वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ी बनाता था। उसकी चूड़ी जो है बहुत खूबसूरत होती थी, और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा बनाता था, सुंदर बनाता था, इसलिए जो है वहाँ उस गाँव की जितनी भी औरतें हैं उसकी चूड़ियों को पसंद करती थी, जिसकी वजह से ज़्यादा उसकी चूड़ी जो है बिक जाती थी, खपत ज़्यादा थी, सब जो है उसका डिमांड ज़्यादा था। गांव की औरतें तो पहनती ही थी, आसपास की औरतें भी जो है बदलू की बनाई हुई चूड़ियों को बहुत पसंद करती थी। परंतु वो कभी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, लेकिन जो है बदलू उसकी चूड़ियों की खपत ज़्यादा थी, लेकिन अपनी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। कभी भी जो है अपनी चूड़ी को जो है पैसे से न दे करके अनाज से देता था, वस्तु विनिमय द्वारा बेचता था। सामान के बदले सामान देना जो पहले वस्तु विनिमय की प्रथा थी, उस प्रकार वो चूड़ियों को बेचता था। अपनी चूड़ियों को जो है अनाज या किसी और सामान के बदले दिया करता था। मुफ्त में भी वो पूरे साल चूड़ी देने के लिए तैयार रहता था, कभी किसी से मूल भाव नहीं करता था, पर वो बहुत सीधा साधा था। शादी ब्याह के अवसर पर अवश्य ही जिद पकड़ लेता था, लेकिन यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं? सालों मुफ्त में चूड़ी देने के लिए तैयार रहता था, लेकिन किसी के घर में अगर शादी ब्याह का अवसर है तो उस समय वो इतना जिद करता था कि उसको मनाना जो है मुश्किल हो जाता था, और अपनी जिद को पूरा करके ही रहता था। पूरी कसर जो है साल मुफ्त में चूड़ी देने का पूरी कसर जो है वो क्या करता था? शादी ब्याह के मौके पर निकाल लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़िया ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी जो है कसर निकाल लेता था। आखिर जो है सुहाग के जोड़े की महत्व और होती है, बदलू के लिए जो है सुहाग के जोड़े की महत्व बहुत ज्यादा थी, इसलिए जो है पूरी कसर उस समय वो निकाल लेता था। जिद करके जो उसको चाहिए अपने मन जो है मनमानी वो काम करता था। अब जो उसको उपहार चाहिए, जो उसको सामान चाहिए, वो पूरा अपना लेकर के ही सुहाग की जो है चूड़ियों को वो देता था। विवाह में इसी चूड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को, और इसी चूड़े जो मुफ्त में चूड़ी दिया जाता करता था, कोई उसका सालों मुफ्त महत्व नहीं रहता था, लेकिन विवाह के मौके पर उसका महत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता था, उसके लिए बदलू को जो है कपड़ा, उसके घरवाली के लिए कपड़ा, अनाज, पैसे सब जो है लोग देते थे। यही संसार में, और यहाँ पर आगे लेकर क्या बोल रहे हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। बदलू जो है किसी चीज से नहीं चिढ़ता था, सीधा साधा इंसान था, लेकिन कांच की चूड़ियों से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। क्यों चिढ़ता था? क्योंकि उसकी चूड़ियां जो है बिकनी अब जो है धीरे धीरे कम हो गई थी, और कांच की चूड़ियों का जो है बोलबाला बढ़ गया था। मशीनों के द्वारा जो पतली पतली कांच की चूड़ियां बन रही थी, अब उसका प्रभाव उसके जो है लाख की चूड़ियों पर पड़ने लगा। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में से कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर जो है उठ जाता था।
कोई भी स्त्री उसके सामने आ जाए, उसके हाथ में अगर कांच की चूड़ियां है तो बदलू क्या होता था, अंदर ही अंदर जो है फूट उठता था। और कभी कभी तो जो है बर्दाश्त नहीं होता था तो दो चार बातें जो है वो सुना देता था। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था। यहाँ लेखक बोल रहा है मुझसे तो बदलू क्या करता था, घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में, कभी मेरे परिवार के बारे में, कभी मेरे घर के बारे में, कभी शहर के बारे में पूछा करता था, जानता था। मैं उससे कहता है कि शहर में तो फिर जो है लेखक यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैं बदलू से बोलता था कि गांव की औरतें तो लाख की चूड़ियां पहनती हैं लेकिन शहर की औरतें जो हैं कांच की चूड़ियां पहनती हैं, ऐसा क्यों? तो बदलू क्या उत्तर देता था, बदलू बोलता था कि जाने दो लल्ला, शहर की औरतों की बात ही कुछ और है, उनकी कलाइयां बहुत नाजुक होती हैं, ये लाख की चूड़ियों का जो है वो भार सहन नहीं कर पाएंगी, उनके हाथ जो है नाजुक है, उनकी कलाइयां नाजुक हैं, उनमें मोच आ जाएगा। क्यों ये मोच आने की बात बदलू कर रहा है? इसलिए कि लाख की चूड़ी थोड़ी हैवी होती है, थोड़ा भारी होता है, जिससे जो है वहाँ शहर की औरतों के हाथ में मोच आ जाएगा, ऐसे बदलू जो है बोलता है। और शहर की औरतें तो हाथ में हाथ डाल करके अपने मर्द के साथ रोड पे घूमती हैं, लेकिन देहात में गांव में ये सब चीज नहीं होता है लल्ला। इससे शहर की बात ही अलग है, वहाँ शहर की बात जो है निराली होती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। और फिर लेखक बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या करता था बदलू, मेरी अच्छी खासी खातिर यानी जाने पर जो है मेरा स्वागत करता था, मुझे अच्छी अच्छी चीज खाने पीने के लिए देता था और बहुत जो है आदर दिया करता था। जिन दिनों में उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। जिन दिनों यानी जब गाय जो है उसके घर में दूध देती रहती थी, जब उस समय में जाता था तो बदलू क्या करता था, मेरे लिए जो है गाय के दूध भी देता था और मलाई निकाल करके रखा रहता था मेरे लिए। और आम की फसल होती थी तो उस समय आम जो है मुझे खाने के लिए दिया करता था। रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम मैं जो है खा आता था। और प्रतिदिन जाता था जब मैं बदलू के घर तो दो चार आम खा के ही आता था। परंतु इन सब बातों को के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था वह था कि रोज की लगभग में दो चार, इन सब बातों की तो बात अलग है, उसके बाद भी मुझे बदलू के घर जानने का जो कारण था मेरा, मैं क्यों जाना चाहता था, मुझे क्यों अच्छा लगता था बदलू के घर जाना, बोलियों के कारण। जो लाख की गोलियां बना करके बदलू दिया करता था, उसके कारण जो है मैं रोज उसके पास जाया करता था और मुझे अच्छा लगता था बदलू के पास जाना। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। और यहाँ क्या बोल रहे हैं लेखक कि मैं अक्सर जो है जब गर्मी के दिनों में छुट्टी होती थी तब मैं अपने मामा के घर चला जाया करता था और एक आध महीने रहकर जब स्कूल खुलता था तब मैं वहाँ से आता था। यहाँ क्या बोल रहे हैं बदलू, लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं जाता था अपने मामा के घर, कब जाते थे, जब छुट्टी होता था स्कूल का, तो उस समय में जा करके वहाँ पर अपने मामा के घर बदलू के पास जाता था, मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता था। और जब स्कूल खुलता था तभी मैं वहाँ से आता था, बीच में मैं वहाँ से नहीं आता था। परंतु दो तीन बार मैं ही अपने मामा के यहाँ हो आऊँगा। और हमेशा जो है बदलू के कारण और छुट्टियों के कारण जो है लेखक चला जाता था अपने मामा के वहाँ। और जब कुछ दिन ऐसे आए गए दो चार साल बाद फिर उनके पिताजी का क्या हो गया, दूसरे शहर में तबादला हो गया, जिसके कारण जो है लेखक अपने मामा के गांव 8-10 साल तक नहीं जा पाया। लेखक जो है अपनी रुचियों के कारण तो मामा के घर जाता था, लेकिन अब पिताजी का तबादला हो जाने की वजह से नहीं जा पाए। फिर कुछ दिन बाद उनको जो है मौका मिला अपने मामा के घर जाने। जब गए तो अब जो है लेखक के अंदर गोलियों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। क्यों नहीं रुचि थी? क्योंकि अब वो युवा अवस्था में आ गए थे। जो बचपन में जो उनको गोलियों से इतना लगाव था, लेकिन अब जो है गोलियों से अरुचि हो गई थी। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, हमारे खेलने की जो प्रवृत्ति होती है, शौक होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसी प्रकार लेखक भी जो है यहाँ क्या, उनको भी गोलियों से जो है लगाव थोड़ा कम हो गया। लेखक क्या बोल रहा है कि मेरी रुचि जो है अब गोलियों में नहीं रही थी। और बदलू के बारे में भी कुछ ख्याल नहीं था। वहाँ जाने पर भी पहले जो मैं बदलू के भागता था, बदलू से मिलने जाता था, रोज बदलू के पास जाता था, अब मुझे जो है बदलू का भी ध्यान नहीं रहा। लेकिन अचानक एक दिन जो है उन लेखक के मामा की बेटी जो है गिर जाती है फिसल करके, और गिरने के कारण उस हाथ में जो चूड़ी धंस जाता है, कांच की जो चूड़ी टूट करके उसके हाथ में धंस जाता है, जिसके कारण जो है उस मरहम पट्टी लेखक को करना पड़ता है। मरहम पट्टी जब लेखक कर रहा होता है तो उस अचानक जो है बदलू की याद आ जाती है। बदलू जो है
इस गाँव में है और वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, कैसे मैं उसके पास जाता था, ये सब बात जो है उनकी आंखों के सामने आने लगता है और बद्दू की याद आ जाती है। फिर जो है शाम होते होते लेखक बद्दू के घर जाता है। वहाँ जाने पर जो है दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। बद्दू जो है लेखक को नहीं पहचान पाता है, लेखक बड़ा हो गया है जिसके कारण जो है बद्दू क्या कर रहा है, लेखक को नहीं पहचान रहा। फिर जो है यहाँ पर लेखक अपना परिचय देते हैं कि मैं जो हूँ, मेरा नाम ये है, और अपना जब सब कुछ बताते हैं तब लेखक बद्दू जो है पहचानता है। कह रहे लल्ला तुम हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, आओ लल्ला बैठो, और उसको जो है खाट पर जो है बैठा देते हैं तुरंत पहचानने के बाद। और जो है एक दूसरे को दोनों निहारते रहते हैं। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया, और लेखक जो है गोलियों के माध्यम से अपना परिचय दिए कि मैं आप ही से तो जो है गोलियां लेकर के जाया करता था, लाख का आप मुझे देते थे, मैं वही हूँ। बद्दू फिर भी चुप रहा, और बद्दू उसके सुनने के बाद भी चुप था, कुछ नहीं बोला, मानो वो अपने स्मृति पलट पर अतीत से जो है चित्र उतार रहा हो। और बद्दू थोड़ा जोर दे रहा था अपनी स्मृति पर कि कौन है, उसको याद नहीं आ रही थी। फिर एकाएक उसको भी याद आता है और बोलता है आओ लल्ला आओ बैठ जाओ, बहुत दिन बाद गांव आए हो। और पूछता है, बोलता है कि आप कितने दिनों बाद तुम गांव आए हो, इसलिए शायद मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। फिर जो है यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक, हाँ काका आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ गाँव, बहुत दिन बाद जो है यहाँ आने का मौका मिला है, मैं इसलिए शायद आप मुझे नहीं पहचान पाए। मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया था। कुछ देर बाद फिर शांति रहे, और दोनों जो है एक दूसरे को शांत होकर के, मौन होकर के एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोई वो जो है बोल नहीं रहा है। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। और लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं मौन होकर के, शांत होकर, दोनों हम एक दूसरे को देख रहे थे, मैं अपनी दृष्टि जो है चारों तरफ दौड़ाने लगा कि क्यों इतना शांति, क्यों इतना यहाँ जो है सुनापन और वीरान जो है दिख रहा है यहाँ की स्थिति। तो अचानक जो है बोलता है लेखक कि क्या आजकल आपका काम कैसे चल रहा है काका, आजकल आप काम नहीं करते क्या? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है मेरी, बनाई चूड़ियों को कोई पूछे तब ना। फिर यहाँ बद्दू क्या बोल रहा है कि नहीं लल्ला, मेरे काम जो है आजकल बंद है, क्योंकि मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियों को अब कोई पसंद नहीं कर रहा है, वो कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं लेना चाहता है, इसलिए मैं अपना काम बंद कर दिया हूँ। गांव ये वह कुछ देर चुप रहा, फिर जो है यहाँ पर लेखक क्या किए, बद्दू की बातों को सुनकर कुछ देर जो है वो चुप रहे। फिर बोला मसीह युग है ना ये लल्ला। फिर बद्दू ही तुरंत जो है इनकी बातों को काटते हुए बोल रहा है कि लल्ला ये मसीही युग है, इन्हीं कारणों से जो है मेरे जो काम धंधे आजकल बंद हो गए हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत में मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है वो लाख की चूड़ी में कहाँ संभव है। और फिर जो है बद्दू बोल रहा कि मशीनी युग है लल्ला, हाथ की बनाई हुई चूड़ियों का कोई कीमत नहीं रह गई है, कांच की चूड़ियों की बात ही कुछ और है। मशीन से सुंदर सुंदर जो चूड़ियाँ बनती हैं, मशीन से अब सभी काम होने लगे हैं, खेती बाड़ी तक जो है मशीन से हो रहा है। तो मेरी जो है अब कांच की चूड़ियों को कौन पूछेगा, इसलिए मैं अपने काम को जो है बंद कर दिया हूँ। मेरी चूड़ियों को जो है अब संभव ही नहीं है कि मैं बनाऊँ और उसको कोई खरीदे। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन फिर जो है यहाँ पे लेकर क्या बोल रहा है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन कांच जो है बहुत खतरनाक होता है, और उसको लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो बहुत जल्दी टूट भी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई, वो देर तक खांसता रहा। लेखक के बाद में बद्दू भी जो है हाँ में हाँ मिला करके बोलता है कि हाँ सही बोल रहे हो लल्ला, कि कांच की चूड़ियाँ जो बहुत नाजुक होती हैं, जल्दी टूट भी जाती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय की जो है मांग उसके अनुसार सब कुछ जो है देखना पड़ता है, करना पड़ता है। और बोलते बोलते बद्दू को जो है अचानक खांसी आ जाती है, और बहुत देर तक वो खांसता रहता है। मुझे लगा उसे दमा हो गया, फिर बिना जाने ही अनुभव के पर जो है लेखक यहाँ क्या बोले कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे जो है दमा हो गया, इसलिए इसको जो इतनी खांसी हो रही है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर जो है ढल चुका था, अवस्था तो जो उसकी थी, उसके बाद से शरीर भी जो है उसका जो है ढल चुका था, यानी जो कमजोर हो गया था, क्षीण हो गया था, इस वजह से उसका शरीर जो है ढल गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, और जब आदमी कमजोर हो जाता है तो नसें जो है शरीर के क्या होते हैं, उभर करके आ जाते हैं। उसी प्रकार बदलू की भी हाथों के और माथे के जो है नसें उभर आए थे।
जाने कैसे उसने मेरी इस शंका भाप ली और बोला, और पता नहीं कैसे उनको अनुभव हो गया मेरी बात जो मैं अंदर दिल मन में सोच रहा था उस बातों को भी वो भाप गए और भाप करके बोले कि नहीं लल्ला, मुझे जो है दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यानी जो है मौसम के अनुसार सर्दी खांसी जो होता है वही है, फसली खांसी है, दमा नहीं है, तुम चिंता मत करो। यही 2 महीने में जो है मेरी खांसी ये ठीक हो जाएगी, तुम परेशान नहीं हो। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं उनकी बातों को सुनकर क्या किया, मैं चुप हो गया और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके अंदर जो बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, और मैं बहुत देर तक सोचते रहा कि ये मशीनी युग जो है कितने हाथ काट दिए, नहीं कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, हाथ काट दिया, कितने लोगों को जो है बेरोजगार कर दिया। जो छोटे छोटे उद्योग करते हैं, जो कुटीर उद्योग, जो हाथ से बने हुए कार्य बनाने का काम जो करते हैं कारीगर, उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा बुरा प्रभाव। यहाँ लेखक यही बोले कितने हाथ काट दिए, यानी वो लोग बेकार हो गए। जो पैतृक पेशा करने वाले थे या तो अपने उस पेशा को छोड़कर कोई और पेशा अपना लिए या रोजगारहीन हो गए, ये कुछ नहीं समझ में आया तो सब बंद करके चुपचाप घर में बैठ गए, जिसका प्रभाव तो उनके परिवार, उनके शरीर, उनके बाल बच्चों सब पर पड़ा। तो इसलिए इसीलिए लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि मशीनों के आ जाने से कितना प्रभाव जो है हमारे समाज पर पड़ा है, कितने लोग जो हैं बेकार हो गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और यहाँ क्या फिर बोल रहे हैं लेखक, बहुत फिर हम लोग कुछ देर शांत रहे और मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। आम की फसल अब कैसी है, फिर जो है यहाँ बदलू क्या बोल रहे हैं कि बदलू को बोलते हुए फिर लेखक क्या बोल रहे हैं कि अच्छा काका आप ये तो बताइए कि आपकी आम की फसल इस साल कैसी है। कुछ देर चुपचाप मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा था, और अब जो बात हो रही तो उस विषय को बदल करके दूसरे मोड़ पर ले जाने के लिए लेखक जो है पूछते हैं कि काका आपकी जो है आम की फसल का क्या हाल चाल है, इस साल हुआ है कि नहीं। अच्छी है लल्ला, फिर जो है यहाँ पर लेखक से बदलू बोल रहा है कि लल्ला इस साल मेरी जो है आम की फसल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, खुश होकर के बोला कि बहुत ही अच्छी है इस साल मेरी आम की फसल। और तुरंत अपनी बेटी, बेटी का नाम रज्जो था उसके, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आओ, फिर मेरी ओर मुखातिब होकर के। और जो है लेखक यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बदलू बोल रहा अपनी बेटी को आवाज देकर के रज्जो जरा आम तो ले आओ लल्ला के लिए। और फिर लेखक की बेटी अपनी अंजलि में एक टोकरी में आम भर करके लेखक के लिए लेकर के आती है। और वो आपको बदलू बोलता है मुझे माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना ही मैं भूल गया था। एक दूसरे से बात करने में हम इस तरह से व्यस्त थे कि आम खिलाना ही हम भूल गए थे। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। फिर यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं बोला कि नहीं नहीं काका, इस साल मैंने बहुत आम खाए हैं। बाबा बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें। फिर यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं, कितना भी बदलू क्या बोल रहा है, कितना भी तुम आम खाए हो लल्ला, लेकिन मैं बिना आम खिलाए तुमको जाने नहीं दूंगा। और इस प्रकार जो है मैं चुप हो गया, उनकी बात को नहीं काट सका और आम खाने के लिए मैं चुपचाप वहां पर बैठ गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, और बचपन के दिन में फिर जो है मैं चला गया और याद करने लगा कि किस प्रकार जो है मैं जब आता था तो काका हमारे लिए जो है मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर पति की गाय के बारे में मैं पूछा कि आपकी गाय कैसी है, जब मैं आता था तो आप मुझे मलाई देते थे तो याद आ गई, तो उसके बहाने जो है गाय की भी याद आ गई। तो गाय का भी हाल चाल पूछ रहे हैं लेकर, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिला। फिर यहाँ बदलू क्या बोल रहा है कि बेरोजगार ही मैं, रोजगार मेरा खत्म हो गया है, काम धंधा बंद हो गया है, तो मैं कहाँ से गाय को खिलाता। इसलिए अपनी गाय को क्या किया हूँ, बेच दिया हूँ। मैं उसको खिला नहीं पा रहा था, इसके कारण मैं उसे बेच दिया हूँ। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने खा पाऊंगा, मैंने कहा। और फिर रज्जो जो है आम लेकर के आती है तो लेकर बोलता है काका मैं इतने आमों को नहीं खा पाऊंगा, ये तो बहुत है, इतना आम खाना मेरे लिए मुश्किल है। फिर वाह वाह वो हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। फिर यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि तुम शहरी ठहरे ना इसलिए तुम नहीं खा पाओगे, जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं जो है इससे चौगुना आम जो है खा लेता था, एक बार में चौगुना आम खा लेता था। तुम शहरी लोग जो है बहुत सोच समझ के खाते हो।
आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। फिर जो है मैं उनको उत्तर दिया कि आप लोगों की बात कुछ और है काका, मैं इतना आम नहीं खा पाऊंगा। अच्छा बेटी, लल्ला को दो 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। और फिर जो है बोलो क्या बोला कि ठीक है बेटी, लल्ला को जो है 4-5 आम छांट करके देना जो संदूरी सिंदूरी हो। आप लोग भी देखे होंगे किसी किसी आम का आधा जो है उसका जो है रंग क्या होता है, लाल होता है, सिंदूर के भांति होता है, इसलिए उसको सिंदूरी बोलते हैं। सिंदूरी आम जो है छांट करके लल्ला को देना। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। और लेखक से बता रहा बद्दू, ये मेरा एक पेड़ इसी साल तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम मजूरी में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, और जो है 4-5 आम रज्जू मेरी तरफ दे करके इशारा से देखते मेरी तरफ बढ़ा दी कि शाम को आप ले लीजिए। आम लेने को मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, और जैसे ही मैं आम लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मेरी निगाह जो है किस पर जाकर के उसके हाथ पर कलाइयों पर जो है टिक गई, ठहर गई वहीं पर कि ये क्या है, ये तो इतनी सुंदर जो है लाख की चूड़ियां पहनी हुई है, और ये चूड़ियां कितनी फब रही है इसके हाथों में, यानी कितनी खूबसूरत दिख रही है, कितनी जच रही है, इसकी सुंदरता जो है कितनी जो है बढ़ गई है इसके कलाइयों में। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, और बदलू जो है मेरी तरफ देख करके समझ गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ और कहाँ मेरी जो है निगाह है। और फिर तुरंत वो जो है बोल पड़ा, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुरंत वो बोल पड़ा कि आप ये जोड़ा जो तुम देख रहे हो लल्ला, जो मेरी बेटी के हाथ में, ये आखिरी जोड़ा है मेरे हाथों का बनाया हुआ। इसे जो मैं अंतिम बार जो है बनाया था जमींदार साहब की बेटी के लिए, लेकिन जमींदार साहब इसके जो है बहुत कम पैसे दे रहे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी जो है कीमत, मेरी मेहनत की कीमत जो है बहुत कम आंक रहे थे, इसलिए चूड़ियों को जो मैं उन्हें नहीं दिया, और जो है चूड़ी अपने घर वापस लेकर के चला आया, और उसे बोला कि आप शहर से अपनी बेटी के लिए चूड़ी ले आइए। और ये बोल करके मैं चूड़ी लेकर के अपने घर वापस आ गया, और आने के बाद जो है चूड़ी रज्जो को दे दिया, जिसे रज्जो ने पहना है। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात जो चला आया, और वहां से आम लेकर के मैं बदलू के घर से चला आया, और अंदर ही अंदर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि चलो, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। यहाँ लेखक जो अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश रहे हैं कि चलो, ये स्थिति आई है बदलू के जीवन में, मशीनों की वजह से उसके व्यापार पर, उसके उद्योग धंधों पर असर तो पड़ा है, लेकिन फिर भी वो अंदर से टूटा नहीं है। अभी भी उसके पास बहुत हिम्मत है, और हार करके भी हार नहीं माने। हार लेखक क्या बोले कि वो देखने के लिए तो हमारी नजर में वो हार गया, लेकिन फिर भी वो हारा नहीं है। अभी भी उसके अंदर जो है हिम्मत है समाज से, इस समय की स्थिति से, इस परिस्थिति से लड़ने के लिए। उसका व्यक्तित्व तो कोई कांच की चूड़ी नहीं है। कांच की चूड़ी एक बार पहनने पर अगर थोड़ा सा भी हल्का लगता है तो क्या होता है, थोड़ी सी भी समस्या आती है तो टूट जाते हैं। उस प्रकार इसका व्यक्तित्व नहीं है, या आसानी से टूटने वाला व्यक्ति नहीं है। ये आपका पाठ जो है यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब जो है इस पाठ को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें सब शब्दार्थ जो है पीछे दिया हुआ है, सब शब्दार्थ आप एक बार कॉपी में लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। चलिए, आपसे जो है कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी, देखें कहाँ तक आपको समझे हैं। बद्दू कौन था? एक्सक्यूज मी मैम, मैम बद्दू दमा का मतलब क्या होता है? हम्म बदलू मैम कौन दमा था? का मतलब क्या होता है? हम्म दमा का मतलब, मैम दमा का मतलब। आवाज नहीं आ रही है। मैम दमा का मतलब, दमा। दमा, दमा मैम। दमा टीबी जो होता है ना, उसी को लोग बोलते हैं दमा। नहीं, टीबी नहीं होता, वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको कफ ज्यादा वो बनता है, जो कुछ भी खाता पीता वो सब जो है कफ में उड़ जाता है। दमा, खांसी सर्दी हमेशा रहता है, सांस लेने में परेशानी होती है। और मैम हिंदी के लिए कितनी कॉपीज चाहिए? हो गया खुशबू? मैम हिंदी की कितनी कॉपी चाहिए? निखिल मैम चली भी गई। डी। बोलो।
बोलो। कहाँ गई मैम? पता नहीं, लग रहा है चली गए। कॉपी कितनी हेलो। चाहिए? हमको भी नहीं पता अभी तक। कॉपी का लिस्ट है ना? क्या? कॉपी का लिस्ट आया था ना? नहीं, नहीं पता, नहीं आया है। आया था, आया था कॉपी का लिस्ट ग्रुप में। ग्रुप में आया था कॉपी का लिस्ट। श्रेया। आया था, हाँ आया था। हम तुमको सेव कर। प्रेजेंट कौन कर रहा है? हटाओ प्रेजेंटिंग से। तुम हो ना ग्रुप में? हाँ कौन? मानविका? श्रेया? हाँ बोलो। ग्रुप में हो ना? हाँ रमन हम जी सेव कौन है? हम तुम्हारा सेव कर लेंगे तो तुम हमको भेज देना, ठीक है? ठीक है। बोलो। क्या हुआ? हो रहा है? डी। हाँ बोलो। जाओ अब। जाओ, कहाँ जा? तो मैम नहीं आ रही है तो अब क्या करोगी? आई एम मी एंड आई पता बा हम वांट टू पढ़ने हैं। चूज फॉर बाय डी। दैट। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं हुआ। हेलो निखिल, मैम कहाँ गई? मैम चली गई। टाइम खत्म हो गया ना? बात चौधरी। हाँ। चलो सब बाय। बाय।